हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू, जिसका टैगलाइन है अब सवाल तुमसे डरेगा, सेट नंबर 32 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये सीरीज जो आपकी चल रही है, ये 200 डीपीक्यूज़ की सीरीज़ है, जिसमें हम लोग मैथ्स के मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। CGL, CHSL, CPO और किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल है जहाँ मैथ्स आती है। इसका मंत्रा है सिलेक्शन बाय चॉइस। आपकी तैयारी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आपको परेशान ना कर पाए, और तब आपका सिलेक्शन बाय चॉइस होगा, बाई चांस नहीं। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को सुबह 11 बजे एग्ज़ामो यूट्यूब चैनल पर इसका एक वीडियो अपलोड होता है। तो इस सीरीज़ को 100% फॉलो करिए और अपने जो कहते हैं ना दोस्त यार मित्र हैं, उनको भी यार इसके बारे में बताओ कि आप ये सीरीज़ फॉलो करो और आपकी मैथ्स को बेहतर बनाओ। अगर आप मुझसे कंप्लीट मैथ्स सीखना चाहते हैं और आप SSC के 2025 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्री प्लस मेंस के लिए, तो आप हमारा फाउंडेशन बैच है जो अर्जुना का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको एग्ज़ामो लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8882600700 पर मैसेज व्हाट्सएप भेज सकते हैं और हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल रेमो सर ऑफिशियल ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको DPQ की सारी PDF मिल जाएंगी, सब पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि जब भी टेलीग्राम कभी बंद हो जाए तो हम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ। सो ये दोनों ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। पहला सवाल आपके सामने, जरा पढ़ते हैं इस सवाल को। सवाल कह रहा है कि इनकम जो है आगंबर और दिगंबर की 3:5 के रेशियो में है, और इनकी सेविंग का रेशियो हमें दिया है 4:6 का है। अगर इनकम दिगंबर का 3 गुना है सेविंग आगंबर का जो है उसका, तो बताना है कि जो रेस्पेक्टिव रेशियो उनके एक्सपेंडिचर का है, दिगंबर और आगंबर का, वो आपको बताना है कितना होगा। तो सवाल ज़रा समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा इनकम, एक शब्द लिख रहा हूँ मैं जिसका नाम है इनकम। इसके पहले पेन जो पतली है इसको कर लेते हैं थोड़ा सा मोटा, तो ये हो गया पेन। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जो हमारी इनकम है, इनकम को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये ए का मतलब हो गया, देखिए आगंबर, और डी का मतलब होगा दिगंबर। ए मतलब आगंबर, डी का मतलब दिगंबर। तो ये है आपकी 3:5 यहाँ पर लिख दिया। फिर जो सेविंग की बात हो रही है, देखिएगा, तो जो सेविंग्स है ना, ये आपको दिया हुआ रेशियो 4:6। अब मैं 4:6 को ना सिंप्लीफाई करके 2:3 लिखूंगा। 4:6 क्यों लिखना है, 2 से कट रहा है तो काट के लिखेंगे। अब सवाल में एक और बात बोली गई है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहा है कि जो इनकम है दिगंबर की इनकम है आपकी, ये 3 गुना है इस वैल्यू का। सेविंग जो आगंबर की है उसका 3 गुना है। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लायर x मान लीजिए, तो ये एक तरह से 3x और 5x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लायर y मान लीजिए तो ये 2y और 3y हो जाएगा। सवाल ये कह रहा है आपसे कि जो 5x की वैल्यू है ये 3 टाइम्स 2y है, यानी 5x की वैल्यू जो है वो 6y के बराबर है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि x और y का अनुपात जो है वो 6:5 के बराबर है। और जैसे ही आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाए, उसके बाद आपका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि ये जो वैल्यू 3 है, उसको x की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आपकी 6 आ गई, तो 3 × 6 क्या बनेगा, 18 लिखिए। और यहाँ पर 5 × x है, x की वैल्यू मैंने देखा 6 है, तो 6 × 5 = 30 बन जाएगा। तो ये a और d की वैल्यू आपकी हो गई। फिर यहाँ पर आपकी जो 2y है, y की वैल्यू यहाँ करस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 है, तो 2y बनेगा, 2 × 5 = 10, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, राइट। और ध्यान से देखिएगा 3y है, 3 × 5 आपका कितना बन गया, 15। अब मज़ेदार बात देखिए, जो कह रहा था ना वो यही कह रहा था ना कि दिगंबर की इनकम आगंबर की सेविंग का 3 गुना है। देखिए हो गया कि नहीं। तो ये प्रोसेस करने से वो चीज़ अचीव कर ली हमने जिसकी हमें ज़रूरत थी। इसके बाद का स्टेप देखिए क्या है। इसके बाद का स्टेप है कि भाई अगर ये इनकम है और ये हमारी सेविंग है, तो इनकम में से सेविंग को अगर हम घटाते हैं तो हमें मिलता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यहाँ से मिलेगा 8:15। अब अगर आपने 8:15 लगा दिया तो आप हो गए गलत,
क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि दिगंबर और आगंबर का एक्सपेंडिचर का रेशियो, यानी ये पहले लेना है ये बाद में लेना है। तो ये रेशियो जो हमें निकालना है वो दिगंबर का पहले आगंबर का बाद में, तो ये बनेगा 15:8 जो कि आंसर है डी। ये है 15:8 जो कि आंसर क्या है डी। तो डी उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एवरेज स्कोर है साइंस में 90 स्टूडेंट्स का सेक्शन पी और क्यू में वो 126 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेक्शन पी में 10 ज़्यादा हैं क्यू से। आपको बताना है कि एवरेज स्कोर जो स्टूडेंट का पी में है वो 30% अगर ज़्यादा हो दैट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्यू, तो एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्यू कितना है। सवाल को समझिएगा। देखिए 90 बच्चे हैं सबसे पहले जिनका औसत मुझे 126 दिया हुआ है, जिसका डेटा का यूज़ करना पड़ेगा, कहीं करेंगे। इसके पहले कह रहा है कि पी में क्यू से 10 ज़्यादा लोग हैं। तो सबसे पहले देखो टोटल पी प्लस क्यू किसके बराबर है, ये 90 के बराबर है। और पी में अगर क्यू से 10 ज़्यादा है तो पी माइनस क्यू 10 के बराबर है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 90 और 10 को जोड़ेंगे 100 मिलेगा, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे पी 50 आ जाएगा, और पी 50 आ गया तो क्यू 40 आ गया। तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर पता है आपको ऐसे लिखना नहीं है। इस तरह के केसेस को करने का दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, है ना, वो ग्रैंड मदर वाला इक्वेशन सॉल्विंग का तरीका। आप कहोगे कि भाई टोटल 90 है, पी के पास क्यू से 10 ज़्यादा है, तो इसमें से 10 खींच के पहले ही पी को दे दिया हमने, और जब हमने खींच के 10 दे दिया तो अब बचे 80। तो जो हमें एक्स्ट्रा पी को देना था वो पहले ही 10 दे दिया हमने। अब हमारे पास जो 80 बचे हैं उनको बराबर बराबर बांट देते हैं, तो 40-40 हो गया। तो अब क्यू के पास 40 हो गए और पी के पास क्या हो गए 50 हो गए। तो ये तरीका अपना लो, सीधे आपको दिख जाएगा कि जो रेशियो है वो 5:4 का है। आपके लिए ये 90 बच्चे जो हैं ये शुरू में इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि पी क्यू से 10 ज़्यादा है, लेकिन जब 50 और 40 निकल गया तो फिर ये रेशियो कैलकुलेट कर लो 5:4। अब दूसरी बात ये बोली गई है कि पी का औसत 30% ज़्यादा है क्यू से। तो अगर मैं ये बोल दूं कि भाई ये अगर पी और क्यू का रेशियो आया, अब क्यू का औसत अगर मैं 10x बोल दूं तो पी का औसत 13x हो जाएगा, 30% एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो 13 बचे आपका 65x हो गया, 10 चौके 40x हो गया। तो औसत अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डिवाइडेड बाई 9 आएगा। ये मैंने क्या किया है देखिए, इसको आप एज्यूम करिए कि A1 है, इसको एज्यूम करिए कि A2 है, और ये आपका एक तरह से वेट रेशियो हो गया W1 W2। तो A1 W1 प्लस A2 W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 ये लिखा हुआ है। ये एवरेज वेट वाला फार्मूला जो है वही मैंने इस्तेमाल किया है। यही वैल्यू आपकी 126 के बराबर है, तो ये वैल्यू 126 के बराबर हो गई। अब आप कहोगे 105x/9, ये वैल्यू हमारी 126 के बराबर हो गई। अब मैं दोनों साइड क्या करूँगा 21 से कैंसिलेशन करूँगा। तो 21 से ज़रा कैंसिलेशन कर लेते हैं। 21 पंचे 105 होता है, 21 छक्के 126 होता है। तो आप देखेंगे कहेंगे 5x की वैल्यू 94 आ रही है, पर हमारा जो उत्तर है बेसिकली वो क्या है, जो पूछा गया है वो क्यू का औसत पूछा गया है। तो हमें 10x की वैल्यू चाहिए। तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 94 का डबल, जो कि हो गया आपका, और सॉरी ये 9 छक 54 है, नॉट 94, इस तरह से मैंने लिख दिया, ये 54 है एक्चुअली। तो 54 का डबल कितना आएगा 108 आएगा, है ना। यहाँ से ये 9 × 6 54 मिला। तो देन आपकी वैल्यू कितनी हो गई, अगर 10x निकालना है 5x के बाद डबल करना है तो यहाँ भी डबल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी 108 कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आपका आंसर हो गया C 108। ठीक है, देखिए सवाल कह रहा है कि 3 लोग हैं हमारे पास, अगर, मगर और दिगंबर। इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ अगर इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ मगर एंड ऑल्सो 5 times द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिगंबर। If the total profit after a year is rupees 23.25 lakhs, then find the share of Magar in the profit. तो ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले इस सवाल में एक बात बोली जा रही है जिसको आप बहुत गौर से देखेंगे, इत्मीनान से, ठीक है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वो ये कह रहा है कि देखिए जो ए का इन्वेस्टमेंट है, ए मतलब देखिए यहाँ अगर, मगर, दिगंबर को मैं ए, एम और डी से डिनोट करूंगा। तो ट्वाइस ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट जो ए का है वो ए मान लेते हैं, तो इसका दोगुना जो है वो थ्राइस ऑफ
मगर यानी m है, ये 5 टाइम्स d है, तो ये वैल्यू लिख दी मैंने। अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर डेटा को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इससे मुझे रेशियो मिल जाएगा। रेशियो लिखने का बहुत सिंपल तरीका होता है ऐसे केसेस में कि जब a लिखना हो तो बाकी दोनों के जो कॉफिशिएंट हैं उसको गुणा कर दो, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 15, a के नीचे 15 आ जाएगा। जब मुझे m लिखना हो तो 2 और 5 का गुणा कर लो, 10 आ जाएगा। जब मुझे d लिखना हो तो 3 और 2 का गुणा कर लो, 6 आ जाएगा। तो ये रेशियो बन जाएगा AMD का इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है, इसको वापस से लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी अब कि AMD का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे AMD का जो रेशियो बनने वाला है वो बनने वाला है, अब 3 पचे 15 यहाँ आएगा रेशियो, ये 2 पंचे 10 आएगा, यहाँ लिख दिया, और D यहाँ 2 3 6 आ जाएगा, तो ये 6 हो गया। तो अल्टीमेटली ये रेशियो बन गया जो इनके इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो है। अब आपको ये कह रहा है कि ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है 15 10 25 25 6 31, 31 यूनिट्स के बराबर है। और ये 31 यूनिट्स जो है ये 23.25 लैक्स के बराबर है, ये इसके बराबर दिया हुआ है। मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ मगर का शेयर क्या है, यानी 10 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर डिवीज़न परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ज़रा करते हैं, 31 से डिवाइड करते हैं। आप कहोगे सिंपल, 7 बार सबसे पहले जाएंगे और 7 बार का 0.7 बार बोलेंगे उसको। 31 का जो 7 गुना होता है ना, वो कितना बनेगा आपका 217, और 0 तो पहले ही लगा दिया मैंने। तो आप 232 में से 217 घटाएंगे तो मिलेगा 15, और एक 5 और उतर आएगा तो 155 हो जाएगा। फिर 31 पंचे 155 होता है, तो 1 यूनिट आपकी कितनी आ गई, 0.75 लैक्स के बराबर आ गई। अब 1 यूनिट अगर 0.75 लैक्स के बराबर आ गई तो मुझे तो 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 7.5 लैक्स। तो आपका आंसर हो गया 7.5 लैक्स, जो कि आपका आंसर है ए। अब इस सवाल में मैं आपका थोड़ा सा समय बचा सकता हूँ। देखिए, ऑप्शन में जब भी आप एक बार नज़र दौड़ाएं और अगर ऐसे ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे हैं जिसमें अंक समान हैं और केवल दशमलव का फ़र्क है, जैसे मान लिया अगर एक आंसर दिया होता 825, एक आंसर दिया होता 8.25, 82.5, लाइक दैट, तो इन दोनों ऑप्शंस में क्या फ़र्क है, अंक सेम है, 825, दशमलव का फ़र्क है। ऐसे इसमें तो जब ऐसे ऑप्शन हो तब तो मुझे दशमलव का ख्याल रखना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन को स्कैन करें और साफ साफ दिख गया कि अंक समान नहीं है, भाई एक में 7.5 है, दशमलव को छोड़ दो, भी 7.5 है, यहाँ 8.25 है, यहाँ 11.25 है, यहाँ 9 है, मतलब अंक समान नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप डेसिमल को इग्नोर करके भी चल सकते हो, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे इस सवाल में देखो, इस सवाल में मैं सीधे लिखता 31 और यहाँ मैं लिखता आपका 2325, दशमलव भूल जाता, क्या होता, आप इसको डिवाइड कर दे तो आप कहते 75 आ गया। ठीक, फिर मुझे पता है कि मगर का शेयर निकालना है तो 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। अगर आप 10 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, आप अंक यही रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे। तो आपके आंसर में डिजिट 7 और 5 आनी चाहिए, जो कि कहाँ दिया है, सिर्फ ए ऑप्शन में, ए करेक्ट होगा। तो आप डेसिमल्स को इग्नोर कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन को ग्लांस करके ये देख लें कि सारे ऑप्शंस में डिजिट अलग अलग हैं, तो दशमलव को भूल जाइए, इग्नोर डेसिमल, राइट। देखिए सवाल कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 67 की वैल्यू 6a माइनस 6b माइनस 14c है, तो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब देखिए सवाल को गौर से, इसका शॉर्टकट अप्रोच होता है सिंपल, कि जब भी इस तरह का फॉर्मेट बने, और ध्यान रखिएगा अगर आंसर में कहीं नन ऑफ दीज ना दिया हो, कहीं भी नन ना हो, कहीं कांट बी डिटरमिन्ड ना दिया हो, यह ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। कहीं मोर देन 1 ना दिया हो कि मोर देन 1 वैल्यूज पॉसिबल, ठीक है, मोर देन 1 वैल्यूज। अगर ऐसे ऑप्शन नहीं हैं, मतलब सारे ऑप्शंस आपके बढ़िया से चकाचक कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है, तो उस केस में डेफिनेटली इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब भी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या आपने सर्टेन कर लिया कि इस तरह के ऑप्शंस नहीं हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे, नन, कांट बी डिटरमिन्ड, मोर देन 1 वैल्यूज, अगर ऐसे ऑप्शन नहीं मौजूद हैं, तो उस केस में इसका शॉर्टकट यह है कि भाई ए की वैल्यू अगर आपको लिखनी है, और मान लिया स्क्वायर वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं
और पावर 1 वाले टर्म मान लिया राइट हैंड साइड में। तो उस केस में ए की वैल्यू अगर लिखनी हो तो ए का कॉफिशिएंट पकड़ते हैं जो कि है 6, इसको 2 से डिवाइड करके लिखते हैं 3, फिर ए स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है जो कि यहाँ पर 1 है, 1 से डिवाइड कर लेंगे तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे बी लिखना हो तो मैं कहूँगा देखो राइट साइड में बी का कॉफिशिएंट -6 है, 2 से डिवाइड करूँगा -3 आ गया, और यहाँ बी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, 1 आ गया, तो बी की वैल्यू -3 हो गई। सी की वैल्यू लिखनी है तो देखो राइट हैंड साइड में सी का कॉफिशिएंट -14 है, 2 से डिवाइड करेंगे -7 बनेगा, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे किस वैल्यू से, सी स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है, 1 से, तो ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू -3 आ गई, सी की वैल्यू -7 आ गई। तो अब मुझे अगर a + b - c निकालना है तो मैं कहूँगा ये हो जाएगा 3, b की वैल्यू हो जाएगी -3 और -c तो आपका 7 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। आंसर क्या हो गया डी, 7 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। ए की वैल्यू फिर से रिपीट करता हूँ, 6 का ए का कॉफिशिएंट क्या है 6, डिवाइड किया है 3, 2 से डिवाइड करके ए का कॉफिशिएंट 1, ए की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे ही बी की वैल्यू कितनी हो गई -3/1, ऐसे सी की वैल्यू निकाली तो आ गई -7, और जब हमने निकाला a + b - c तो ये हो गया 3 - 3 -7, सो आंसर आ गया हमारा 7, विच इज़ डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं तो आप ये तरीका मत लगाइए, धोखा हो सकता है। तब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ला के बाकायदा परफेक्ट स्क्वायर बना के देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा कि इसके सारे केसेस मैं आपको अलग से बता दूं, क्योंकि अभी एसएससी ने ऐसा सवाल पूछा नहीं है कभी जिसमें आपका मोर देन 1 ऑप्शन आ जाए या नो सोल्यूशन आ जाए। ऐसे सवाल एसएससी ने अभी तक कभी पूछे नहीं है, लेकिन मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पर भी पढ़ा चुका हूँ कि ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट केसेस में ऐसे सोल्यूशन बन जाए। तो जो बच्चे ऐसा शॉर्टकट लगाते हैं पर उनको पूरी बात नहीं पता है, वो किसी दिन बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। ठीक है, तो आपके मास्टर शॉर्टकट बता देते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं कि कब नहीं लगाना है इसको। ठीक है, और वो शॉर्टकट आप गलत जगह लगा के आ जाओगे, फिर गलती हो जाएगी आपसे। तो मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि ये ध्यान रखना है, ऑप्शन में जब ऐसा नहीं होगा तब आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि भाई एक राइट प्रिज्म है मेरे पास, उसका जो बेस है वो ट्रेपीजियम है, जिसके पैरेलल साइड 5.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर के हैं, और जो डिस्टेंस उनके बीच की है वो 4.5 सेंटीमीटर की है। आपको बताना है कि प्रिज्म का वॉल्यूम अगर 216.45 है तो हमें बताना है कि जो हाइट है उसकी वो कितनी होगी। तो देखो, किसी भी प्रिज्म के स्ट्रक्चर की बात हो जिसका बेस आपका यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम बेस है तो भाई ऐसा करके आप ऊपर ले जाओ इसको, है ना, ऊपर भी ऐसा ही बना दो ऐसे करके, और ऐसे मिला दो तो ये आपका ट्रेपीजियम बन जाएगा। ट्रेपीजियम का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है, राइट। अब बेस एरिया जो है ट्रेपीजियम का एरिया जो कि होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मान लिया ए और सी पैरेलल साइड्स हैं, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये करके हम वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 216.45, ये लगा देंगे। ए + सी की वैल्यू भी मुझे दिया, रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब कर लेते हैं भाई, देखो तो हाफ इंटू सम ऑफ, ये 5.5 है, ये 7.5 है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, इंटू हाइट h है, यही वॉल्यूम के बराबर है। तो एक चीज़ गड़बड़ कर रहा हूँ एरिया जो होगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये 9/2 आएगा, ये बेस एरिया हो गया, इंटू हाइट, तो ये ट्रेपीजियम का एरिया हो गया, बेस एरिया इंटू हाइट, ये वैल्यू हमारी किसके बराबर हो गई 216.45 के। यहाँ से मुझे h की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब अगर जो चीज़ अभी सब सिखा रहा था मैं आपको, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चाहे तो दशमलव भूल जाओ, ठीक है, और h की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। जैसे दिखाता हूँ आपको, इसका टोटल क्या मिलेगा आपको 13, तो आप लिखिए हाफ इंटू 13 इंटू 9/2 इंटू h। अब देखो, गुस्ताखी करने जा रहा हूँ, माफ़ कर देना, मैंने दशमलव को छोड़ दिया, उसका साथ छोड़ दिया, ठीक है। ज़रा कैंसिल आउट करते हैं 13 से अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा मुझे मिलेगा 13 का नम 13, 13 8 21 86 हो गया, 13 6 78, 78 8 86 होता है 84 हो गया, 13 6 78, 78 6 84 होता है, तो 13 5 65 हो गया। फिर मैं 9 से काटूंगा, मैं कहूँगा ये वैल्यू हो गई 9 1 9 9 7 16, 9 7 63, 9 8 72, 3 बचा, ठीक है, 9 8 72 4 बचा, फिर 9 5 45 हो गया।
अब देखो यहाँ से h की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो 185 इंटू 4, 185 दुन्ना कितना होता है 370, 370 दुन्ना क्या होता है 370 दुन्ना होता है 740। तो आप कहोगे सर 740 आ गया, 740 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नहीं, आप अंक देखो 7 4 बी में दिया, बी करेक्ट हो गया। क्यों ऐसा संभव है करना, क्योंकि देखो अगर मैं दशमलव तुम यहाँ लगा भी दोगे तो क्या होगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो अगर मैंने दशमलव नहीं लगाया इस कैलकुलेशन में, यहाँ इसके बाद इस स्टेप के बाद मैंने दशमलव नहीं लगाया, इससे क्या फ़र्क हुआ उत्तर में? मेरे उत्तर में फ़र्क ये आया कि मेरे उत्तर में अंक तो वहीं आएंगे, दशमलव कहाँ लगना है उसका नहीं पता हमें। अगर हम दशमलव लेके चलते तो हम कहते दशमलव यहाँ आएगा, लेकिन अंक पता चल जाएंगे तो उत्तर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें, इग्नोर डेसिमल, इग्नोर डेसिमल, जहां एप्लीकेबल हो लगाओ। सो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक ग्राफ आपको दिया है, इसको पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रेकअप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 5 डिपार्टमेंट ABCDE इन ए कंपनी। तो कह रहा है कि ABCDE 5 डिपार्टमेंट का डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ दिया हुआ है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट C और D में एक साथ कितने % अधिक हैं देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट B, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर ये 45,000 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, बट इस सवाल को करने के लिए इस डेटा की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, एक तो हमें C+D निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C+D की वैल्यू हमें निकालनी है, और साथ ही साथ हमें जो निकालना है वो निकालना है B, और इन दोनों का परसेंटेज चेंज देखना है। तो अगर मैं C+D कैलकुलेट करने जाऊँगा यहाँ से, तो ये 73 है और ये आपका 64 है, मिला के हुआ 137 और 8 8 16, सो 138.6 हो गया ये आपका। ठीक है, डिग्री का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है अगर हमें परसेंटेज चेंज ही देखना है, और यहाँ पर ये 72 है। तो देखिए पाई चार्ट में जो डेटा होता है ना, वो प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंट होता है, जितना बड़ा डेटा उतनी ज़्यादा डिग्री। तो अगर सिर्फ हम डिग्री का कंपैरिजन करके इसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करें इन दोनों का, तो वही B के एम्प्लॉयज़ और C+D के एम्प्लॉयज़ का परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ऐसा नहीं कि इस 45,000 को मुझे कन्वर्ट करके सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप इसको सिंपली ऐसे लिख के कर सकते हैं। तो इसको कैसे मैं सॉल्व करूँगा देखिएगा, मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा। सो इन दोनों का अंतर जो बनेगा वो बनेगा 66.6 का अंतर। अब अगर मुझे निकालना है कि कितना % अधिक है, तो मैं कहूँगा ये वैल्यू है 66.6 डिवाइडेड बाई 66.6 डिवाइडेड बाई 72, और इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6660/72। अब देखिए डिजिट सम अगर आप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो 18 और 9 आ रहा है नीचे, मतलब ये नंबर पक्का 9 से कटेगा। साथ ही साथ आप देखें तो ये नंबर क्या है, इवन नंबर भी है, तो 18 से काट लेते हैं। ठीक है, तो 18 चौके 72 आ जाएगा सीधे। तो पहले मैं 18 से काटूंगा, तो 18 चौके 72, 18 3 54, 18 7 124, 370/4 आ गया परसेंटेज में, जिसको हम क्या बोलेंगे, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 92.5% आपका आंसर आ गया। 92.5% आपकी वैल्यू आ गई। ये एक तरीका हुआ इस सवाल को करने का। अब इस सवाल को करने का एक और तरीका है, जरा उस तरीके पे हम गौर फरमाते हैं। वो तरीका जरा गौर से देखिएगा आप सभी लोग, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो एक तरीका जो और है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। वो तरीका ये है, इसको छोटा करके इधर डालते हैं। पहले मैंने आपको एक परसेंटेज टू डिग्री कन्वर्जन के बारे में बात की थी, और मैंने कहा था कि जिनको नहीं आता है वो बता दें, मैं वीडियो बना दूंगा उसका, तो बनाएंगे वीडियो बाद में। मैंने आपको ये बताया था कि 360 डिग्री का जो डेटा होता है ये 100% होता है यस और नो। इसका कई मायने हैं। 36 डिग्री का हो गया 10%, यहाँ से आपका 18 डिग्री जो है वो 5% के बराबर हो गया। 18 डिग्री जो है दैट बिकेम इक्वल टू 5%। सो 18 डिग्री में लिख रहा हूँ 5% के बराबर है। अब मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मेरा B है, जो कि 72 डिग्री यहाँ दिया है, वो 20% के बराबर होता है। पहली बात। C की जो बात की गई है, ये B हो गया। अगर C की मैं बात करूं जो कि 73.8 डिग्री है, जरा इसको देखिए क्या है, यह है 72 डिग्री प्लस 1.8 डिग्री।
72 डिग्री आपका 20 है, 20% प्लस 1.8 डिग्री को अगर आप गौर से देखें तो 10.5 मिलेगा। तो ये वैल्यू हमारी 20.5% है, जिसकी बात हो रही है सी की। ओके, विच इज 73.8 डिग्रीज। अब एक वैल्यू है 64.8 डिग्री, जरा इसको गौर से देखिए। 64.8 डिग्री जो है वो है 72 में 7.2 घटाओ तो ये 64.8 मिलेगा आपको। ये आपका है 20%, ये आपका 2%, तो ये वैल्यू 18% हो गई। अब देखिए ये लिखने में टाइम लग रहा है मुझे, इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको कन्वर्जन अभी ठीक से नहीं आते होंगे। अगर आप कन्वर्जन जानेंगे तो ये सब परसेंटेज वैल्यू लिखना बहुत आसान होती है। ठीक है, जैसे ही आपने ये लिख दिया, अब दिखाता हूं मैं आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सरल है तो क्यों है। अब आप कहोगे कि भाई मेरा जो टोटल है सी और डी का, ये टोटल इतना आ गया, कितना आ गया देखिए 38.5 का टोटल आया। यहां पर देखिए 38.5 का टोटल आ गया, डिवाइडेड बाई जो आपका बी है वो 20 है, तो यहां आप 20 लिख दो। आपको निकालना है कितना परसेंट ज्यादा है, तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है, आप कहोगे 18.5 ज्यादा है 20 के बेस पर। ठीक है, 18.5 ज्यादा है 20 के बेस पर। परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, 100 से गुणा कर लो। 100 से जैसे गुणा किया आपकी वैल्यू ये क्या आ गई, 185/2 बनेगा, 2 9 18, 92.5 हो गई। तो अगर आपको ये परसेंटेज में कन्वर्जन पता है कि भाई तेजी से कि 72, जैसे आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आता है ना, 20% दिखता है आप 1/5 बोलते हो, ऐसे ही डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन आएगा तो आप बोलोगे 72 डिग्री 20% है। इसमें भले ही थोड़ी मेहनत पड़ेगी। अच्छा 72 प्लस 1.8 है तो ये 20.5 हो गया मेरा, ये 72 माइनस 7.2 है, तो ये वैल्यू मेरी 18% के बराबर होगी। लेकिन जैसे ही आपने लिख लिया फिर तो आप कहोगे ना ये 38.5 है, 20 है, 18.5 ज्यादा है, 18.5 20 के ऊपर कितना है, तो ये कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन का बहुत एडवांटेज है, राइट? क्लियर और नॉट? वेरी ग्रेट एडवांटेज। मैंने इसके बारे में कई वर्षों से इसके बारे में बात कर रहा हूं, कई साल पहले इसको पढ़ाया था मैंने कॉन्सेप्ट, सबसे पहली बार मैंने ही पढ़ाया था डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन, बट उसके बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा था वो वीडियो, काफ़ी लोगों ने देखा था खैर उस टाइम पे, बट फ्यूचर ईयर्स में उसको ज़्यादा लोग अडॉप्ट नहीं किया बच्चों ने। बट एग्जाम में ये बहुत यूजफुल टेक्निक है, लोगों को नहीं पता है, किताबों में नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसको आपको एक अलग वीडियो में इत्मीनान से समझाऊंगा। अगर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में कहना हाँ चाहिए सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए सवाल देखिए, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, डायमीटर ए बी को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे एक पॉइंट पी पर जो बाहर है सर्कल के, और पी टी हमारा एक टेंजेंट है सर्कल पर सी पॉइंट पर, और बी पी टी एंगल अगर 54 डिग्री है, तो हमें बताना है बी सी पी का मेजर क्या होगा। सबसे पहले बनेगा डायग्राम। तो देखो ये तुम्हारा डायग्राम हो गया सर्कल। सर्कल में कह रहा है कि यार एक ए बी डायमीटर बना लो, तो जरा ए बी डायमीटर बना लेते हैं ऐसे। तो ये ए बी जो डायमीटर है इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं पी पॉइंट पर मिल रहा है, और जो टेंजेंट है इंटरेस्टिंगली वो यहाँ पर टेंजेंट सी पॉइंट पर है, ये सी पॉइंट है ये, और यहाँ कहीं टी है, पी टी जिसकी बात की गई है। ओके, ये जो एंगल है ये बी पी टी एंगल हमें 54 डिग्री दिया हुआ है, 54 डिग्री दिया हुआ है। आपको बी सी पी कोण बताना है, किसके बराबर होगा, बी सी पी एंगल बताना है। ओके, बी सी पी। अब देखिए एक चीज, अगर आप ऑप्शन को यहाँ गौर से देखें, ऑप्शन 90 डिग्री से बड़े दिए हुए हैं, और यहाँ पर हमारा जो डायग्राम बना है इससे क्लियर है कि हमारा आंसर 90 से छोटा आने वाला है। तो एक्चुअली में डायग्राम ये नहीं है, डायग्राम जो है वो इस हिसाब से अगर हम बनाते हैं कि हम कहें कि हमने ये करेक्ट डायग्राम नहीं है। ए बी को प्रोड्यूस किया तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा जैसा है, बट उससे आपका उत्तर नहीं आएगा। तो एक्चुअली सवाल को जो बोलना था, जो इन्होंने यहाँ बोला नहीं है, जिससे उत्तर आएगा वो ये होना चाहिए कि बी ए को प्रोड्यूस करो। ठीक है ना? तो उस केस में आपका उत्तर बनेगा डिफरेंट, क्योंकि बी सी थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको डायग्राम को चेंज करके ए बी की जगह ऐसा लिख दूं बी ए, अब बी ए के केस में अगर आप उत्तर देखेंगे ना तो उत्तर क्या होगा मैं बताता हूं। ठीक है, अगर आप बी सी पी ऐसे कर दें तो अब आपको निकालना है बी सी पी एंगल, यानी ये वाला एंगल निकालना होगा। तो यहाँ पर अब 90 डिग्री, ये तो डायमीटर 90 डिग्री बनाता है ना,
तो ये जो भी एंगल निकलेगा उसमें 90 डिग्री जोड़ना है। तो सवाल को ये नहीं बोलना चाहिए कि ए बी को प्रोड्यूस करो, सवाल को एक्चुअली बोलना चाहिए कि बी ए को प्रोड्यूस करो, क्योंकि बी ए को अगर प्रोड्यूस करेंगे ना, हम बी ए को प्रोड्यूस करेंगे इस साइड, तब ये पी पॉइंट पर मिलके जो आपका 90 से बड़ा कोण आ रहा है वो तभी आएगा। तो इनका मतलब वही है, बट यहाँ ए बी लिखना सही बात नहीं है, यहाँ बी ए लिखो। तो बी ए लिखेंगे तो 90 से बड़ा उत्तर आ जाएगा। अब देखो सवाल को सॉल्व करते हैं। ये अगर 54 डिग्री है, ये अगर 54 डिग्री है, तो अब जो सवाल है जिसके बारे में बात की जा रही है, जो हमें यहाँ पर जानना है कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल निकल जाए तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिर तो आंसर भी आ जाएगा। तो लेट अस फिगर आउट कि किस तरीके से हम ये वाला उत्तर निकाल पाएंगे। तो आप ये कह सकते हो कि इस एंगल को थीटा मान लो। अगर इसको आप थीटा मानोगे तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। आप कहोगे क्यों? इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एक थ्योरम होता है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि जितना कोण कॉर्ड, ये कॉर्ड जो है ये बनाएगी इससे, वही कोण यहाँ भी बनेगा। तो चलो अच्छी बात है, ये थीटा हो गया, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ये एंगल 90 है। अब आप बोल सकते हो कि 90 माइनस थीटा, अगर आप इस त्रिभुज को देखें गौर से, ये वाला ट्राइंगल देखें अगर गौर से, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो ये 54 प्लस थीटा हो गया, यहाँ से निकलेगा 2 थीटा। 54 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाएगा, आप कहोगे 36। थीटा की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, और थीटा अगर 18 डिग्री आ गया तो जो कोण मुझे यहाँ निकालना है BCP, वो मिल जाएगा 108 डिग्री। आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। 108 डिग्री बिकम्स द राइट आंसर इन दिस केस, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि जो सम है प्रेजेंट एज का फादर और सन का, वो 39 ईयर्स है। 4 ईयर्स हेंस, मतलब अभी के 4 साल बाद सन की एज 1/4 गुना होगी पिताजी की एज की। फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर। तो देखो अभी फादर और सन की एज का टोटल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 39 दिया है। 4 साल के बाद सन की एज हो जाएगी S+4, फादर की एज हो जाएगी फादर +4, और ये कह रहा है कि ये 1/4 हो जाएगा तब फादर की एज का। यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी, उस इक्वेशन को लिखने में मेरा इंटरेस्ट है। वो इक्वेशन आपको मिलने वाली है F-4S, और ये बनेगा 4 चौके 16 में से जाएगा 12 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आपको मिलेगा 5 टाइम्स S = 27 मिलेगा। 5 टाइम्स S = 27 12 29 होता है। ठीक है, यस। तो यहाँ से S की वैल्यू क्या आ रही है, 27/5 आ रही है। अच्छा, F की वैल्यू क्या होगी फिर, आप कहोगे टोटल 39 है, तो F की वैल्यू हो गई 39 माइनस 27/5। 39 को मैं 5 से गुणा करूंगा, ये मिलेगा 195 माइनस 27/5, घटा लेते हैं। 195 में 27 घटाने से आएगा 168/5। ठीक है, तो जो रेशियो आज की डेट में सन और फादर का है, सन है हमारा 27/5, तो फादर हमारे हैं 168/5। अगर मैं इस रेशियो को सिंप्लीफाई करूं, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर, तो ये वैल्यू हमारी 5 से 5 कटेगी, उसके बाद 3 से कैंसिलेशन हो रहा है, 3 9 27 और 3 5 15, 3 6 18, तो ये 9:56 आ रहा है, और 9:56 कहीं उत्तर में है नहीं। ठीक है, ये एक्चुअल में यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये उल्टा लिखा हुआ है। ये सन एंड फादर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये फादर एंड सन होना चाहिए, है ना। फादर एंड सन का रेशियो बता दो, है ना। तो फादर एंड सन का रेशियो 56:9 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। कैन आई स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो ब्रेकअप डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, डिग्री वाइज एम्प्लॉयज वर्किंग इन 5 डिपार्टमेंट इन ए कंपनी, और इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ACD टुगेदर। ठीक है, ACD
में एक साथ कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो देखिए सवाल क्या है, 57 डिग्री प्लस 72 डिग्री नहीं 73.8 डिग्री ए सी, और डी कितना है आपका 64.8 डिग्री। इसका टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल आपका है 138.6, और इसमें हम 57 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 195.6 डिग्री, राइट। तो 195.6 डिग्री को अगर हम डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 360 डिग्री से और इनटू हम करेंगे 45,000, क्योंकि टोटल डेटा 45,000 का है, तो ये डिग्री डिग्री कैंसिल आउट हो गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। एक जीरो काट दो, फिर 4 बनेगा और 9 से काटेंगे तो ये वैल्यू हमारी 500 आ जाएगी। फिर 4 से मैं इसको काट देता हूँ, 4 चौके 16 बनेगा, 3 35 हो गया, 4 8 32 हो गया, 4 9 36 हो जाएगा, 48.9 बन गया। तो एक तरह से आपका 489 इंटू 50 कैलकुलेशन है ये। 5 9 45, एक जीरो भी लग जाएगा, 5 8 40 और 4 44 हो गया, 5 चौके 20 और 4 24। तो एक तरह से 24,450 आपका आंसर आ गया, जो कि आंसर है डी। तो डी इज़ द राइट आंसर हियर, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे कि जो रेशियो है स्पिरिट टू वाटर एक सोल्यूशन पी और क्यू में, वो 5:9 और 3:4 का है। पी और क्यू को हमने बाहर निकाला 3:2 में और मिला दिया और एक नया सोल्यूशन बनाया आर। हमें बताना है कि स्पिरिट और वाटर का आर में रेशियो क्या होगा। देखिएगा इंटरेस्टिंग सा केस है। ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो पी और क्यू सॉल्यूशंस हैं, इसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो अगर देखें तो यहाँ 5:9 है और यहाँ यही रेशियो 3:4 का रेशियो है। पी और क्यू को हमने लिया है और 3:2 में मिक्स किया है, 3:2 में मिक्स किया। तो देखिए यहाँ टोटल हमारा 14 यूनिट का है, यहाँ टोटल हमारा 7 यूनिट का है। और अगर हमने इसको 3:2 में मिक्स किया है तो सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए इसको मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कुल मिला के हम कह रहे हैं इस रेशियो को 2 से गुणा करो। फिर हमें अगर 3:2 बनाना है तो मुझे इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको फर्दर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो जाके 3:2 का बनेगा। देखिए ना, अब इसका टोटल हो गया 28 और इसका टोटल हो गया 42। आप रेशियो को देखिए, 7 से काटिए, 7 से क्या 14 से काटिए तो 14 दूना 28, 14 3 42, 3:2 बन गया। तो कुल मिला के इसको मुझे 4 से गुणा करना है और इसको मुझे 3 से गुणा करना है। तो अगर ये मैं 3 से गुणा करूँगा तो 3 5 15 और 3 9 27 बनेगा, ठीक है, ये हमारा P हो जाएगा। और Q जो हमारा 4 से गुणा हो रहा है ये बनेगा 4 3 12 और 4 चौके 16। अब हमारा स्पिरिट और वाटर का रेशियो अगर आप निकालने जाएंगे यहाँ से, ये जो रेशियो है ये स्पिरिट टू वाटर ही सारे रेशियो हैं, तो स्पिरिट टू वाटर टोटल करने से मिल जाएगा। तो ये मिल गया 27:43। 27:43 मुझे ऑप्शन डी दिया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, बड़ा सा सवाल दिख रहा है, पढ़ते हैं। ये कह रहा है आपसे कि 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2 माइनस 3 - 2√2 अपॉन 3 + 2√2 प्लस 1/4 - √8। तो इसकी वैल्यू अगर a + b√2 के बराबर है तो 2a + 8b किसके बराबर होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, मैं आपको 2 फॉर्मूले आपके सामने लिखने जा रहा हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। एक फॉर्मूला ये होगा आपका कि कभी भी आपको p + q बटा p - q प्लस p - q अपॉन p + q दिया हो, तो इसकी वैल्यू ध्यान रखिए आप कि ट्वाइस ऑफ p² + q² अपॉन p² - q² के बराबर होती है। दूसरा फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ कि p + q अपॉन p - q माइनस p - q अपॉन p + q, इसकी वैल्यू जो होती है ये 4pq अपॉन p² - q² के बराबर होती है। यहाँ पर ये वाला केस है जिसमें हमारे p की वैल्यू होगी 3 और q की वैल्यू हमारी क्या है 2√2। तो जो हमारी इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो वो मिलेगा मुझे 4 × 3 × 2√2 अपॉन 9 - 2√2 का स्क्वायर 8 होता है। तो ये हो गया 4 3 12 दूना 24√2। तो ये वाला जो पार्ट है ये मुझे मिल गया 24√2 के बराबर। ये इस वाले पार्ट को अगर मैं रेशनलाइज करूँगा तो मुझे मिलेगा
4 प्लस रूट 8 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो नीचे मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस रूट 8 का स्क्वायर 8, तो ये ऐसा हो जाएगा। इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो देखिएगा एक पार्ट तो मेरा आ जाएगा रेशनल पार्ट 1/2, ठीक। इसके अलावा जो ये रूट 8 है ये खुद 2√2 के बराबर होता है, तो 2√2/8 करेंगे तो √2/4 बन जाएगा। 24 चौका 96 बनेगा, 96 1 97, √2 इसकी वैल्यू हो गई। अब इसको अगर मैं इस वैल्यू से कंपेयर करूंगा a प्लस बी √2 से, तो a की वैल्यू तो 1/2 आ गई और b की वैल्यू 97 आ गई, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ a की वैल्यू 1/2 हो गई और b की वैल्यू हमारी हो गई 97। अब जो पूछ रहा है वो निकाल देते हैं, लेकिन ये 97 नहीं हुआ अभी, सॉरी 97 √2/4 हुआ, क्योंकि एलसीएम भी तो 4 नीचे आएगा। 24 चौका 96 1 97, तो 4 नीचे आएगा, तो b की वैल्यू 97/4 है। अब 2a की वैल्यू 1 हो जाएगी और 8 टाइम्स b की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो 4b 97 है, तो 8b कितना है 194, तो 1 प्लस 194 आपका 195 के बराबर आपका आंसर आ गया, जो कि आपका आंसर है डी। अच्छा सवाल है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। कंपेयर करने से वैल्यूज आ गई और आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ये सवाल क्या है, 12th कह रहा है 3 नंबर्स का जो एवरेज है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स पी क्यू आर, वो 3 अधिक है आर से, एवरेज पी और क्यू का 72 है, एस की वैल्यू 15 लेस है आर से, तो बताना है आर और एस का एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है कि पी क्यू आर का औसत निकालो, तो पी क्यू आर का जो औसत होगा, अगर ये आर से 3 अधिक है तो ये वैल्यू आर प्लस 3 के बराबर है। यहाँ से मैं लिखूंगा कि P प्लस क्यू प्लस आर की जो वैल्यू है वो 3r प्लस 9 के बराबर है। ये एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो, अच्छा एक चीज़ और दिया है डेटा, उसका भी इस्तेमाल कर लो। कह रहा है P और Q का औसत 72 है, तो P प्लस क्यू कितना होगा 144 के बराबर होगा। P प्लस क्यू का औसत अगर 72 है P और Q का, तो P प्लस क्यू 144 हो गया। सो 144 प्लस R की वैल्यू जो हुई वो 3r प्लस 9 के बराबर हो गई। यहाँ से मुझे मिलेगा 2r की वैल्यू, 144 में से आप 9 घटाइए तो मिलेगा आपको 135, ठीक है 135। अब देखिए एक चीज़, यहीं रुक जाइए, r की वैल्यू मत निकालो। आपको दिया हुआ है कि s की वैल्यू r माइनस 15 है, s जो है 15 कम है r से, तो मुझे अगर r और s का औसत निकालना है तो मुझे ये निकालना है r प्लस एस बाई 2। s की वैल्यू जो r माइनस 15 है वो रखिए तो बाई 2 हो गई। 2r माइनस 15, 2r की वैल्यू 135 है, 135 में 15 घटाया क्या है 120, 120 बटा 2 निकालो कितना है 60। तो ये मेरा आंसर हो गया 60 इज द करेक्ट आंसर। 13वां सवाल देखिएगा, कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक सम जो है 8,250 रुपये का है, 15% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए। ये हमें कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट को हम 8 मंथली कंपाउंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए 12 महीने का इंटरेस्ट हमारा 15% है। 1 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, आप कहोगे 15/12%। अच्छा बताओ 8 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि 8 मंथली कंपाउंडिंग होनी है, तो 15/12 इंटू 8 है। आप इसको 4 से काट दीजिए, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 बनेगा। 30/3 क्या हो गया 10%, राइट। इसको देखने का एक तरीका और है, अगर मैं 8 मंथ को गौर से देखूं तो आप कहोगे 4 महीने, एक साल में 4 महीने के 3 पीरियड्स होते हैं। अगर एक साल को देखूं मैं तो और 4 मंथ्स के पीरियड में डिवाइड करूं तो 4 महीने के 3 पीरियड बनते हैं। अब देखिए गौर से, जो 15% एक साल का इंटरेस्ट है ये 12 महीने का है। अगर मैं दोनों साइड 3 से डिवाइड करूं तो मुझे 4 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो मिलेगा मेरे को 5%। तो 4 महीने का इंटरेस्ट अगर 5% का होगा तो अगर मैं 8 महीने को एक साथ देखूं तो 10% हो जाएगा। ऐसे भी 10% तक अराइव कर सकते थे। अब जो सवाल है कि अगर 8 मंथली कंपाउंडिंग होनी है 2 साल की, 2 साल में 8 महीने के 3 पीरियड आते हैं। 2 साल में 8 महीने के 3 पीरियड आएंगे और हर 8 महीने पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 8 महीने का इंटरेस्ट ही 10% का है। तो अब आपका जो सवाल है वो ऐसे चेंज हो गया, 10% 3 बार हमारा होता है 33.1%। ये मुझे निकालना है 8,250 का। ये मेरा आंसर हो गया। अब इस सवाल को सॉल्व करना है और आपका उत्तर आ जाएगा। तो कुल मिला के देखिए, पहले दशमलव भूल जाइए। पहला फोकस हमारा है कि भाई 331 का प्रोडक्ट
हम 825 से कैसे निकालें। तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करके सोचेंगे 300 प्लस 30 प्लस 1। अब 825 का 3 गुना करो आप, तो आप कहोगे ये बनेगा 2475। 300 गुना करेंगे 2 जीरो लगेगा। अगर मैं सिर्फ 30 गुना करता तो 2475 जीरो आता, और अगर मैं सिर्फ 1 गुना करता तो 825 आता। अब जोड़ लो तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 2 7 आ जाएगा, यहाँ 7 8 15 आ जाएगा, या 7 4 11 1 12 आ जाएगा, यहाँ 4 2 6 1 7 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये कुछ वैल्यू मुझे दिख रही है। अगर एक बार कैलकुलेशन को चेक करना है तो आप कर लो। 825 इंटू 331 2475, तो 2475 डबल जीरो 2475 जीरो, फिर 825 को 825 लिख दिया। 5 5 2 7 7 5 12 8 20। ये जोड़ने में गड़बड़ी हुई है सर, एक मिनट मैंने लाइन टेढ़ी मेढ़ी कर दी इसलिए गलत हो गया। ये 5 होगा, ये 5 2 7 होगा, यहाँ 5 7 12 8 20 होगा, तो 2 कैरी आएगा, 7 2 9 4 13 होगा, 4 2 6 1 7 होगा। ये इतनी वैल्यू आई। अब दशमलव कहाँ लगाना है ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑप्शन देखोगे डिजिट मैच करो 273075, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे दशमलव कहाँ लगना है ये डिसीजन बहुत मुश्किल नहीं है। एक्चुअल कैलकुलेशन में यहाँ पर एक ज़ीरो ज़रूर था, ठीक है, बट वो ज़ीरो मैं मान लेता हूँ दशमलव से बैलेंस हो गया, तो उसका हिसाब किताब हो चुका है। अब ये जो परसेंटेज का साइन है उसका बटा 100 होना बाकी है, तो बटा 100 करोगे तो यहाँ लगेगा दशमलव। तो इस सवाल में ऐसे डिसीजन की नीड थी नहीं, बट फिर भी हमने देख लिया कि दशमलव कहाँ लगेगा, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। ये सवाल कह रहा है कि पी और क्यू एक पार्टनरशिप में एंटर करेंगे, कैपिटल 3:5 में है। 5 महीने के बाद पी 50% कैपिटल का ऐड करेगा, क्यू हमारा 60% कैपिटल का विड्रॉ कर लेगा। आपको शेयर बताना है। पी का एनुअल प्रॉफिट अगर 10.26 लाख का हो रहा है तो पी का शेयर कितना है, देखिए ध्यान से। पी चूंकि 50% कैपिटल का ऐड करने वाला है कुछ सर्टेन टाइम के बाद, अब 3 का अगर मैं 50% निकालूंगा तो 1.5 निकलेगा, दशमलव में वैल्यू आएगी। तो हम क्यों ना इसको शुरुआत में ही पी और क्यू का जो रेशियो है इसको 6:10 लिख के शुरुआत करें। आपने कहा बढ़िया, 6:10 से शुरुआत कर लेते हैं। अब देखिएगा ये जो 6:10 है 5 महीने तक मैं 6 ही रखूंगा, उसके बाद मैं 50% बढ़ाऊंगा तो ये 6 मेरा 9 हो जाएगा अगले 7 महीने के लिए। तो टोटल आप देखिएगा 30 प्लस 63 93, ये ए का इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट हो गया। क्यू ने 10 का इन्वेस्टमेंट 5 तक किया है, 60% निकाल लिया तो फिर 4 ही बचेगा। 10 में से 60% जाएगा तो क्या बचेगा, 6 निकल जाएगा, 4 बचेगा। तो ये हो गया आपका 50 प्लस 28 78, ये हो गया इनका रेशियो। आप चाहें तो 3 से काट दें, 3 से कट रहा है तो ये बनेगा आपका 31:26। 31 और 26 का टोटल कितना होता है 57। अब ये 57 यूनिट्स मुझे कितना के बराबर दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है 10.26 लाख के बराबर। पहले आप इसको 57 का पहाड़ा पढ़ने के बजाय पहले 19 से काट लीजिए, 19 3 57 बनेगा, 19 5 95 हो गया, 0.5 लगाइए, और उसके बाद बचेगा 7, 19 चौके 76। दशमलव आप नहीं भी लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा, दशमलव भूल के भी उत्तर आ जाएगा, आपको पता है, बता ही चुका हूँ मैं, खैर मैंने लगा दिया है। 0.54 हो गया। फिर 1 यूनिट निकालोगे किसके बराबर आएगा आपका, आप कहोगे 1 यूनिट मेरा आएगा 0.18 के बराबर। अब सवाल में हमें जो निकालना है वो निकालना है पी का शेयर, तो पी का शेयर होगा 31 यूनिट, 31 इंटू 0.18 करना है, 18 का नाम 18, 18 3 54 और 1 55, 5.58 मेरा आंसर हो गया। अगर आप दशमलव का ख्याल नहीं रखते तो आप 5 सेकंड तो बचा ही लेते, है ना, सीधे उसको 1026 लिखो, 54 आएगा, 1 यूनिट 18 आएगा, 18 को 31 से गुणा करेंगे 558 आएगा, बी ऑप्शन। डिजिट 558 तो बी में ही है और कहीं है ही नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 पॉजिटिव नंबर से उनका अंतर 2560 है, ग्रेटर नंबर को हमने डिवाइड किया स्मॉलर नंबर से, तो कोशेंट हमारा 7 आया और रिमाइंडर 100 आया, बताओ ग्रेटर नंबर क्या है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें ये दिया हुआ है, मान लेते हैं x और y 2 नंबर हैं, x बड़ा है तो इन दोनों का अंतर कितना है 2560 के बराबर है। फिर कह रहा है कि जो बड़ा वाला नंबर है अगर मैं छोटे वाले नंबर से उसको डिवाइड करूं तो कोशेंट 7 आएगा, तो y से अगर डिवाइड करूंगा कोशेंट 7 है तो ये 7y + 100 के बराबर हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 100 है।
तो x माइनस 7y जो है हमारा, वो हमारा 100 के बराबर है। ये हो गया भाई, छोटे नंबर से y से डिवाइड करेंगे, 7 क्वोशंट 100 रिमाइंडर है तो x इसके बराबर हो गया। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिलेगा 6y इज इक्वल टू 2460। यहां से आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 410। ये निकालना नहीं है, लेकिन आपको निकालना है ग्रेटर नंबर यानी x। तो x की वैल्यू हो गई, पहले इक्वेशन में रख लो, 2560 प्लस 410 तो 2970 आपकी वैल्यू आ गई। आपका आंसर क्या हो गया, 2970 आपका बी आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरह से DPQ नंबर 32 आपकी समाप्त होती है। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये DPQ सीरीज़ कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। अपने जो भी फीडबैक हैं वो कमेंट में लिखते रहिए। कोई और तैयारी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसको बाद में किसी न किसी वीडियो के माध्यम से एड्रेस कर दूंगा। DPQ सीरीज़ के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि ये मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आपकी सीरीज़ 11 बजे आपको इसका वीडियो मिलेगा, ठीक है, जिसमें एक DPQ का वीडियो सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। जो PDF है उनको भी डाउनलोड कर लीजिए और इस DPQ के PDF को भी, सॉल्यूशन को भी देखते रहिए, क्योंकि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलिए गुड बाय, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।